सोचिए, क्या आपके जो महापुरुषों ने कहा था उस हिसाब से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? ये बड़ा सवाल है और आज के सवाल में हम आपको बताएंगे कि जो पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है, क्या वो अपने आवाजों को बुलंद कर पा रही है? क्या जो प्रत्याशी बीजेपी में दलित पिछड़े आदिवासी समाज के हैं वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं? अगर उठा रहे हैं तो आज वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए? क्या पिछड़े समाज के नेता जो बीजेपी में शामिल हैं वो कर्पूरी ठाकुर व तमाम जो है लालू प्रसाद यादव जी के व तमाम काशीराम साहब जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? आज वो तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। आज की वो तमाम खबर आपको बताएंगे जो बहुजन समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की जो खबर है वो एक खबर मेरे बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या जो बहुजन समाज के लोग बीजेपी में शामिल हैं वो कभी जातीय जनगणना की बात कर सकते हैं, दलित पिछड़े की रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं? क्या जो दलित समाज बीजेपी में शामिल है वो जनरल सीट से चुनाव लड़ सकता है? जनरल सीट से आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिस आरक्षण के बल पर वो बीजेपी में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्हें आरक्षण खत्म होने के बाद चुनाव लड़ पाएंगे? ये उन्हें सोचना चाहिए, कल्पना करना चाहिए उनको। और आप लोग की इस पर भी राय जानना बेहद जरूरी है। और सोचिए, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम लगाया है और ये इल्जाम छोटे मोटा इल्जाम नहीं है। वहीं स्मृति ईरानी जी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा तगड़ा इल्जाम लगाया है और आपको बताएंगे राहुल गांधी भी कोई कमज़ोर नहीं है। वो डर करके स्मृति ईरानी से वायनाड चले गए चुनाव लड़ने और स्मृति ईरानी वायनाड जाकर चुनाव अब लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो पीछा कहीं नहीं छोड़ा जा रहा है किसी का, आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। और आप सोचिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा की लहर है और इस लहर से डर रही है पूरी बीजेपी, एसपी और तमाम पार्टियां। आज वो तमाम खबरों की पोल खोलेंगे, लेकिन एक खबर और जानिए कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे ने बताया कि मेरे ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें से कुछ मुकदमे पहले के हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आप कल्पना नहीं कर सकते। द लल्लन टॉप को इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें ये बताया कि मैं जब पैदा नहीं हुआ था उसके पहले के कई मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी की साजिश भी है। तमाम ऐसी खबर है जिससे सुनना बहुत ज़रूरी है। और लालू प्रसाद यादव ने द्रोणाचार्य बनकर एकलव्य के अंगूठे काट लिए, यानी पप्पू यादव के। आज बताएंगे आखिर कुश अम्बेडकर ने क्या लिखा और वहीं पर एक बड़ी खबर बताएंगे कि आज किस तरह से राजभर जी बीजेपी में शामिल हैं लेकिन अपने समाज के, अपने हक अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि सभी पार्टियों के साथ गठबंधन करके बीजेपी 2-4, 1, 2, 5, 6 ऐसे इतनी सीटों में समेट दे रही है और खुद को अपना किंग बता रही है। तमाम खबरें हैं। सोचिए, रजत और चिराग पासवान बिहार में दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर ऐसे दलित महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं जो महिला दलित है और पति जर्नल कैटेगरी से आता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी पहचान पति से होती है। ये भारत का कानून है और उस पर एससी शेड्यूल यानी शेड्यूल कास्ट वाले आरक्षित वाले सीट से उसे चुनाव लड़ाया जा रहा है। खैर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोगों ने कमेंट लिखा, जो लोगों ने ट्वीट किया, उसके माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहली खबर की बात की जाए तो लोकुश ने लिखा, कुश अम्बेडकर ने लिखा, सॉरी माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ने द्रोणाचार्य बनकर एकलव्य यानी पप्पू यादव का अंगूठा काटने की कोशिश की है, लेकिन एकलव्य अब अपना अंगूठा नहीं देगा। तेजस्वी यादव में कार्य क्षमता है, उसके लिए लालू यादव जी को दूसरे नेताओं की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे लालू प्रसाद यादव खुद तेजस्वी को कमजोर साबित कर रहे हैं। सोचिए, ये बड़ी खबर है और वो खबर आपको बताएंगे, बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी खबर है। सोचिए, आदरणीय नेताजी काशीराम साहब लालू जी ने सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर पिछड़े दलितों को सम्मान दिलाया था
अरविंद राजभर ने आज पाठक के सामने गिरोही रख दिया। ओम प्रकाश राजभर जी, क्या सांसद विधायक बनने के लिए पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? मुझे सामंतियों के जयघोष चुभ रहे हैं। यह सब हजारों लोगों के बलिदान के बाद पिछड़ों को मिला था। उसके मटिया मेट करने से पहले अरविंद जी आपको सोचना चाहिए था। इसी असमानता के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। सोचिए, तमाम लोग जो अम्बेडकराइट्स हैं, बहुजन मोमेंट्स पे काम कर रहे हैं, वो लोग बार बार यही कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में दलित, पिछड़े, आदिवासी शामिल होकर अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं? आप लोग को क्या लगता है कि ये जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, वो अपने समाज की आवाज़ बुलंद कर पाएंगे या नहीं? और नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के राज में भारत को कमज़ोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते हैं। सोचिए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि जब राहुल गांधी का यानी कांग्रेस पार्टी का राज था तब देश बहुत गरीब था। आप कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भारत में 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते। राशन देने का मतलब हुआ कि 81 करोड़ देश की जनता गरीब है। कैसे आप बात कर रहे हैं? चाइना आंख दिखा रहा है, नेपाल आंख दिखा देता है, भूटान भी भारत से अमीर होता जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। और कुछ अम्बेडकर ने दूसरी बड़ी खबर जो है लिखी है। इस खबर का मतलब ये है कि आरक्षण कैसे खत्म किया जाए। आप सोचिए, रजत और चिराग पासवान बिहार में दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर ऐसी दलित महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं जिनके पति सवर्ण हैं। उनको टिकट दिलाने में भी उनके पतियों की भूमिका रही है। कल को आरक्षित सीटों की सत्ता भी वही चलाएंगे। दलित सिर्फ नाम के प्रतिनिधित्व होंगी। ये एक बड़ा फ्रॉड है। सोचिए, जो चुनाव जीत करके जाएंगे तो क्या उनके पति उस सीट को नहीं चलाएंगे? ये ऐसा कुछ अम्बेडकर का लिखना है। आप लोग की इस पर क्या राय है भी जानना बहुत ज़रूरी है। और बसपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है, यानी लहर चल रही है, और पूरे देश में तूफान आना बाकी है। सोचिए, बसपा जीत सकती है चुनाव। और वहीं पर आपको बताते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे ने क्या लिखा। 5 बार विधायक रहे मरहुमा मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी पर जो 6 मुकदमे दर्ज हैं, ना उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उमर अंसारी कहते हैं कि पहला मुकदमा तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बताइए, मैं पैदा भी नहीं हुआ और क्राइम कर दिया। मुकदमा दूसरा तब का है जब मैं महज 4 साल का था। तीसरा मुकदमा मेरे ऊपर तब किया गया जब मेरे भाई भाषण दे रहे थे और मैं ताली बजा रहा था। मंच पे ताली बजाने की वजह से मुझ पर मुकदमा कर दिया गया। सोचिए, ये तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है। और आपको वो खबर बताते हैं जो स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि राहुल गांधी जी आतंकियों का सहारा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आतंक मुक्त भारत हो चुका है। सोचिए एक खबर आपको बताते हैं तब का है जब चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल हुआ था और उनके साथ में कुछ और लोगों को भी जेल हुआ था। उनकी स्थिति अब क्या है ये जानना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण की स्थिति जेल जाने के बाद सुधर गई। तमाम लोग उन्हें जानने लगे, करोड़ों की गाड़ी में चलने लगे, करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हो चुके। लेकिन उन्हीं के साथ में कुछ और लोग जेल गए थे, उनका क्या हश्र हुआ? ये बड़ी खबर है, इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए हम सबको। आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण के पास इतना पैसा कहाँ से आया, जबकि उनके साथी पैसे के लिए मुहताज हैं। गौरवपाल ने लिखा कि आपको सहारनपुर का सबीरपुर कांड याद है। चंद्रशेखर के साथ रसुका में 17.5 महीने जेल काटने वाले सोनू के साथ क्या हुआ? आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।